उसको उद्धृत कर दूं ताकि बात आ जाए। हमने पूछा आप क्या चाहते हो, अपने मन की बताओ। क्या? तो मालूम उन्होंने क्या कहा? बोले भैया चाहते तो हैं कि ममता हार जाए। मैंने कहा क्यों भाई, आपको ममता से क्या तकलीफ? बोले ममता अगर चौथी बार शपथ लेके दिल्ली आई तो बोले अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, लालू यादव का लड़के तेजस्वी और ये केजरीवाल, बोले ये सब भाग के दीदी अगर अब की बार चौथी बार जीत कर दिल्ली आई क्या, तो फिर दिल्ली में दरबार दीदी का लगेगा। फिर खड़गे जी राहुल जी को कोई नहीं पूछेगा। और हो सकता है दीदी तो दीदी है, फोन आए बोले जी राहुल जी बात करेंगे, वो ये भी पूछ सकती कौन राहुल, वो दीदी है। विवेक जी शरणम गच्छामी हो जाएंगे, कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, दीदी जैसा हो। क्या बोले? ये कोई राहुल जी का फोन नहीं उठाएंगे। और भारत में भाजपा विरोध का केंद्रीय चेहरा ममता जी हो जाएंगी। राहुल जी की जो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं अग्निहोत्री जी, वो भी बर्फ पड़ जाएगी उन पर। दीजिए इस बार वोटिंग में वो हो गया जो बंगाल के जन्म से लेके अब तक कभी नहीं हुआ था। तो क्या इस बार वोटिंग के परिणाम में भी वैसे ही दिखेगा जो बंगाल में कभी नहीं हुआ? एक इतिहास तो बन गया, वो भारत में अभी तक कहीं नहीं, वो मैचलेस है। इसलिए ये कहना भी कि 93% वोट पर क्या रिजल्ट आता है किसी के पास नजीर नहीं है। लेकिन सामान्य समझ कहती है कि 93 में सबको प्रसाद नहीं बंटता। 100 में 93 लोग सबको बताशा बांटने नहीं निकलते, वो कोई एक लक्ष्य लेके निकलते हैं। और जो हिंदी में सरल भाषा में कहूँ खोल के, जो बात मनीष कह रहे थे कि मुस्लिम वोट तो लेफ्ट के समय में भी और इवन विधान चंद्र राय के समय में भी पर्याप्त तो पड़ता था, वो कभी 40%, 50%, 60% नहीं पड़ा। आपके उत्तर प्रदेश में भी जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां वोट हमेशा भरपूर पड़ता है। फिर ये जो एक्स्ट्रा वोट आया है ये स्वाभाविक हिंदुओं को आया है, जो पहले कभी नहीं आया, राइट फ्रॉम नेहरू टू मनमोहन सिंह। ये वोट क्या कह रहा है आशीष चतुर्वेदी? क्या? और फेसबुक पे पार्टी मजबूत कर रहे हैं, बोले अखिलेश जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। कहां साथ है? बोले फेसबुक पे। बोले बाहर नहीं यार, 46 डिग्री में कहां जाएंगे? सीखो यार। आप क्या कोई अखिलेश यादव का ड्यूटी लगा सकता है? ड्यूटी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं। प्रधानमंत्री का चार्ट लगा, गृह मंत्री अमित शाह का चार्ट लगा पार्टी संगठन की ओर से। आप क्या, आपकी स्थिति है कि आप अखिलेश जी को ड्यूटी असाइन कर दो? नहीं ना, पार्टी से निकाल देंगे तुरंत। कहेंगे भाई दिमाग खराब हो गया, हमारी पार्टी और हमको ड्यूटी देंगे। ये सब सीखो, सीखने की बात है। खैर विवेक जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, लंबे समय तक लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को मैं सुन रहा था, हालांकि दिल्ली वाले उससे अलग बोल रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब चूंकि वहाँ के हैं, दिल्ली वाले तो बंगाल के हैं नहीं, और आपने उनको नेता विपक्ष बनाया होगा तो जानबूझ समय उनकी हैसियत जान के बनाया होगा कि भाई ये आदमी काबिल है। वो कह रहे हैं कि मेरा तजुर्बा ये कहता है बंगाल के दोनों चरण के चुनाव देखने के बाद कि ममता बनर्जी के खिलाफ भारी गुस्सा था, उस गुस्से में भारी टर्नआउट हुआ और लोग ममता को हराने निकले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बीजेपी भी नहीं कह रहे, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। विवेक जी, वो आपके बड़े बूढ़े हैं, उनका बंगाल का भारी अनुभव है, और मेरे ख्याल से दशकों बाद बंगाल का कोई आदमी लोकसभा में आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, इसका मतलब वो आदमी काबिल है आपकी नज़र में। कांग्रेस बाय एंड लार्ज इस बात से सहमत है कि ये जो हैवी टर्नआउट है ये ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्से का प्रतीक है। विवेक जी, जैसा अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, अगर आपको बात खारिज करनी है और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो उनका अपना आकलन हो सकता है, तो लेकिन जी अगर उनके आकलन को हम देख रहे हैं तो उसके बाद और भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको देख के ये जो आप कह रहे हैं बड़े बदलाव का प्रतीक है, ये बड़े बदलाव हैं। लेकिन ये बदलाव आप देखिए, सीआरपीएफ की बात थी कि 60 दिन वहाँ रहेगी, और उसके बाद जब पोलिंग हुई उसके बाद उनका क्या ऑर्डर हो गया, कब वहाँ से निकलना उनको है। और भी कई आपके पास अधूरी जानकारी, देखो ऐसे विषयों को ना छोड़ो जिन पे अधूरी जानकारी हो, फिर मुझे बीच में टोकना पड़ता है। सीआरपीएफ पर आपकी जानकारी अधूरी है। खैर चलिए जी। नहीं तो लेकिन उसके बाद अधीर रंजन जी ने कहा अगर है ये, तो वो बात उनकी अपनी हो सकती है,
लेकिन जो पूरा माहौल वहां का दिख रहा है और जिस तरीके से आपको ज्यादा माहौल दिख रहा है, अधीर रंजन की आंखों में बिल्डिंग वाला चश्मा लगा है? नहीं नहीं, देखिए वो पूरा प्रदेश घूमे। नहीं नहीं, पूरा प्रदेश घूमे हैं, लेकिन हम जब चुनाव लड़ते हैं अमिताभ जी, चुनाव हमने भी लड़ा, चुनाव जब हम लड़ते हैं और जब आप हमारे क्षेत्र में आते हैं तो आपका जो आकलन होता है वो बहुत अच्छा फीडबैक हमको मिलता है। तो उनका ठीक होगा, उनकी बात है, लेकिन उनकी बात को, उनकी निजी राय हम मान सकते हैं। ये कोई आप बताइए, ये दिन आ गए अधीर और रंजन कोई के, भी अभी नहीं, अधीर रंजन चौधरी के ये दिन आ गए, उनको तो आज संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति छोड़ के। मैं ये तो नहीं कहूँगा हुगली में छलांग लगा दो, लेकिन संन्यास तो ले ही लो। अच्छा बताइए, आपकी पार्टी के नॉन बंगाली लोग ये कह रहे कि वो जो बोल रहे हैं उनकी निजी राय है, उनकी राय को ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। बताइए, और कोई बंगाल में है नहीं जो एक है ना मामा से काना मामा। ठीक, हमारी यह कहावत है कि मामा ना हो, एक ही आंख वाला मामा हो। चलो मामा तो है, पूजा पाठ में तो बैठेगा, तो आपके तो मामा वही थे, एक आंख वाले सही, लेकिन मामा ना हो, उससे अच्छा तो एक आंख का मामा। बंगाल में और कौन नेता है आपके पास? टोटा पड़ा है, टोटा, रुक जाओ विवेक, जब सिर नहिला बरा, टोटा पड़ा है, 4 आदमी नहीं जिनको बंगाल में कोई पहचाने आपकी पार्टी में बचा। क्या आप किस दुनिया में हो यार? आप बिंदे वो विधानचंद्र राय के जमाने में हो गया? आपको इल्म ही नहीं हुबली में कितना पानी बह गया भैया। खैर, जब सिद्धार्थ शंकर रे बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुए कांग्रेस से, उनके समय से जो हत्याएं शुरू हुई वो फिर दीदी के समय तक बढ़ती रहीं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखता हूं, 2023 में पंचायत पोल हुए थे, विवेक जी भी सुने, आशीष जी भी सुने। उसमें भगवान का नाम लेके हैं रसगुल्ला खाते हुए 55 हत्याएं हुई थी। क्या पंचायत में 55 निपटा दिए थे। 24 के लोकसभा पोल में 10 से ज्यादा मौतें और 100 से ज्यादा बुरी तरह घायल हैं। बंगाल का इतिहास ये था। केवल 93% वोट पड़ा, यही खबर नहीं है विवेक भाई। खबर ये है कि एक भी नहीं मरा। और वो जो फुरकान और सुरखान बम फेंकते थे जगह जगह, कोई बम नहीं फेंक पाया। ना रक्तपात हुआ, ना आगजनी हुई, ना धुआं धुआं हुआ बंगाल, और चुनाव हो गया। बंगाल में हमारे जो 2-4-6 परिचित हैं, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि भाई साहब, इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अपने जीवन काल में हम ऐसा चुनाव भी देखेंगे। वरना चुनाव में तो हम जानते थे 100, 200, 500 घरों में आग लगती थी, 50-25 लोग मारे जाते थे। बोले इस बार तो सच में ऐसा लग रहा है कि सपना सा है। 93% वोट डाल गए लोग शांति से, किसी ने किसी को गाली भी नहीं दी। और जहां क्योंकि जैसे बंगाल के सामान्य लोगों से मैं बात करता हूं जो यहाँ हैं, जिनके परिजन वहाँ हैं, वो लोग पहले चुनावों में कहते थे भाई साहब हम लोग तो कभी वोट डालने नहीं गए, वहाँ रहते हुए नहीं गए। क्या? क्योंकि इतना बवाल रहता था, फिर ये वाले आते थे, धमकाते थे, सटकाते थे, कहते थे सब पता कर लेंगे किसने वोट डाला, और वहाँ CCTV लगी है और सब मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, और वोट खत्म हो फिर तुमको उल्टा टांगेंगे। क्या? तो वहाँ परसेंटेज थोड़ा सा प्रभावित रहता था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि लोगों को लगा कि ना भैया, अभी नहीं तो कभी नहीं, तुम्हें हमारी कसम, वोट डालने चलो। तो उसको उद्धृत कर दूं ताकि बात आ जाए। हमने पूछा आप क्या चाहते हो, अपने मन की बताओ। क्या? तो मालूम ने क्या कहा? बोले भैया चाहते तो हैं कि ममता हार जाए। मैंने कहा क्यों भाई, आपको ममता से क्या तकलीफ? बोले ममता अगर चौथी बार शपथ लेके दिल्ली आई तो बोले अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, लालू यादव का लड़के तेजस्वी और ये केजरीवाल, बोले ये सब भाग के दीदी शरणम गच्छामी हो जाएंगे, कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, दीदी जैसा हो। क्या? बोले ये कोई राहुल जी का फोन नहीं उठाएंगे, और भारत में भाजपा विरोध का केंद्रीय चेहरा ममता जी हो जाएंगी। राहुल जी की जो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं अग्निहोत्री जी, वो भी बर्फ पड़ जाएगी उन पर। दीदी अगर अब की बार चौथी बार जीत कर दिल्ली आई, क्या, तो फिर दिल्ली में दरबार दीदी का लगेगा। फिर खड़गे जी राहुल जी को कोई नहीं पूछेगा, और हो सकता है दीदी तो दीदी है, फोन आए बोले जी राहुल जी बात करेंगे, वो ये भी पूछ सकते कौन राहुल, वो दीदी है। विवेक जी, अधीर रंजन जी, जब पार्टी कांग्रेस वहां पे अलायंस नहीं है, अपोजिट लड़ रही है, दूसरा अलायंस का कोई वहां भागीदार लड़ नहीं रहा है,
तो अधीर रंजन जी क्या ममता जी की शान में कसीदे काढ़ेंगे क्या? तो और दूसरी बात, राहुल जी अगर वहां गए हैं, जब अलायंस का कोई वहां पे लड़ नहीं रहा है, अलायंस केवल कांग्रेस और वहां पे टीएमसी आमने सामने है, तो वहां पे वो अगर राहुल जी के साथ, राहुल जी उनके विरोध में बोल रहे हैं या कोई नहीं खड़ा उनके है, तो ये एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन वहां पे आप देखिए विवेक जी, अधीर रंजन जी की बात आप करते हैं, अधीर रंजन जी ने सिर्फ एक सेकंड वहां पे कहा, एक सेकंड लूंगा, सही कहा उन्होंने, ठीक, एक सेकंड लूंगा, चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, उन्हें ये कहना चाहिए था उनको, ये बिल्कुल उनका बिल्कुल धर्म था ये हर तरीके से। बिल्कुल ठीक। आपने बार बार एक बात और कही, वोटिंग परसेंटेज की। ना एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट इसी पर एक बात करते फिर पूरी बात करें, और 2 मिनट जाने, लेकिन पूरा मौका दीजिए, पूरा अरे आपके लिए आपकी बात कोई रोक सकता है? अरे लालू यादव के बेटे राहुल गांधी के साथ भी एक कोको कोला पी लेते मंच पे, पुलिस पकड़ रही थी, उनका हौसला बढ़ जाता राहुल गांधी का। अखिलेश यादव भी बोल देते हैं राहुल जी के लिए कि राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई पुलिस पकड़ रही थी किसी को? आपके सारे रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया क्या? ये मैं कह रहा हूं, अधीर रंजन छोड़ो, मैं कहूं उद्धव ठाकरे आपको किसी ने शुभकामना तक नहीं दी कि कांग्रेस के साथ हमारी शुभकामना है, ना पवार की पार्टी ने, ना उद्धव की पार्टी ने, ना केजरीवाल ने, ना अखिलेश यादव ने, ना तेजस्वी यादव, किसी ने नहीं दी। आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप तो बड़े बूढ़े हो। बात सही है, लेकिन वहां पे अलायंस जो था नहीं, और कांग्रेस वहां पे अपोजिट टीएमसी की लड़ रही थी, तो वहां पे कांग्रेस का मुकाबला था, कौन खड़ा हो रहा, कौन मैं कह रहा हूं, अलायंस की बात नहीं हो रही थी। अरे सपा और टीएमसी का भी कहां अलायंस था भाई? मैं क्या कह रहा हूं, सपा और टीएमसी का अलायंस कहां था? नहीं था ना, टीएमसी की लड़ाई थी, वहां पे अलायंस नहीं था मैदान में कि वहां पे आप लालू जी के कोको कोला पीने आते लड़का उनका या उद्धव जी खड़े होते, वहां अलायंस नहीं चुनाव लड़ रहा था, वहां पे कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस बीजेपी चुनाव हो रहा था। तो इसलिए राहुल जी को वहां पे लड़ना था, किसी के न खड़े होने के लिए हमारा कंपल्सन कोई नहीं था। ठीक है, लेकिन वहां पर अलायंस लड़ रहा होता कि ममता जी अलग है और पूरा अलायंस भैया, ठीक है, ठीक है विवेक जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कांग्रेस की। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, एक लोक जीवन का उदाहरण देता हूं। मैथिल जी रुको भाई, एक मोहल्ले में आमने सामने 2 समधी रहते हैं, आशीष भाई सुनना है, दोनों समधियों ने सत्यनारायण कथा कराए, रिश्तेदार तो सबके कॉमन, क्या सारे रिश्तेदार एक समधी के आए, दूसरे की ओर मुंह पीट करके खड़े हो गए। तो मोहल्ले वाले पूछे कि भैया तुम्हारी ऐसी बेइज्जती क्यों हो रही है? थे तो सब रिश्तेदार यार आपस में, आप लोग अखिलेश यादव और कांग्रेस की रिश्तेदारी नहीं है? उद्धव और कांग्रेस की रिश्तेदारी नहीं है? गांठ जोड़ के बैठे हो। पवार और आपकी रिश्तेदारी नहीं, गांठ जोड़ के बैठे हो। ठीक है, ठीक है, मैंने सिर्फ ये कहा इनकी तरफ 10 पहलवान आए, आपकी तरफ 2 ही आ जाते, आपको 2 ने भी इस लायक नहीं समझा कि आपकी तरफ आ जाए। इतनी सी बात कही, आप दुनिया कहानी बता रहे हो। कर छोड़ो अनंत अमित, मैं प्रश्न वहीं पर ला रहा। विवेक जी ने अच्छी बात कही, आगे के लिए इसको मैथिल भाई अपने आगे के लिए इसको नोट कर लो सब लोग। ये कांग्रेस का स्टैंड रहे तो हम कांग्रेस के का समर्थन करेंगे, तारीफ प्रशंसा करेंगे। उन्होंने कहा एक महिला के खिलाफ आप लड़ रहे थे वहाँ बंगाल में, अब ये नियम बना लो महिला खिलाफ कोई नहीं लड़ेगा। क्या दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, कांग्रेस अभी शपथ उठाए, गंगा जल ले, तुलसी का पत्ता हाथ में रख के कहे रेखा गुप्ता खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। है हिम्मत? गजब बात करते हो यार, ये कौन सा तर्क है? ऐसी मजाक तो छोटे बच्चे भी नहीं करते। बोले महिला के खिलाफ चुनाव लड़ा, अरे महिला के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। महिला भी पुरुष के खिलाफ लड़ रही है, पुरुष भी महिला के खिलाफ लड़ रहा, इसमें जेंडर कहां से आ गया यार? अजब चुटकुला बना के रख दिया आपने लोकतंत्र को, अजब चुटकुला है भाई। नहीं अभी रघुराज, हमने कहा आपके तो सारे बंधन खोल के भाग गए लोग, वहां तो साझी सरकार चला रहे हो झारखंड में, उनसे तो कह सकते थे कि चाचा तुम्हें हमारी कसम हमारे खिलाफ तो ना आना यार, कम से कम तुम्हारा क्या लेना देना बंगाल से। वो भी गए और आपकी लानत मलानत करके आए सपत्नीक हेमंत। ऐसा भी नहीं कि अकेले बोले ना तुम भी चलो। शिबू सोरेन के पुत्र बहू दोनों आपको लानत मलानत करके आए। वो नहीं जाते तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा था।
मैं ये कह रहा हूं हर आदमी जो आपका रिश्तेदार है वो आपको जलील करने बंगाल जानबूझ के गया। विवेक जी, मैं ये निवेदन कर रहा था